हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गुरी लेके आया हूँ आज आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें हम बात करने वाले कुछ नए क्वेश्चन, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन की जिनके बारे में हमने पहले बात नहीं करी है। तो काफ़ी बार ये रिपीटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत बार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आज के क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो गए। तो चलते चलते वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन की सीरीज़ हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जब भी आपके पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन होता है तो उस टाइम पे आप क्या करते हो। ऐसे वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आपको इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है कि जब भी आप चाहे आईसीयू के लिए चाहे वार्ड के लिए जाते हो तो वो आपको पूछ लेते हैं। जो नॉर्मली जैसे हम करते हैं वो आप बता सकते हो। जब भी ट्रांसफ्यूजन से रिएक्शन होता है तो सबसे पहले हमारा जो काम है, जो पेशेंट को ब्लड चल रहा है, सबसे पहले तो ब्लड को स्टॉप करना है। तो सेकेंडली हमें क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है और पेशेंट को एविल ऑफकॉर्लिन देते हैं। तो उसके बाद एक रिएक्शन फॉर्म फिल होता है। रिएक्शन फॉर्म फिल करते हैं, रिएक्शन फॉर्म हमने ब्लड बैंक में भेजना होता है। तो उसके साथ जो पेशेंट का ब्लड बचा हुआ है वो भेजना है। उसके बाद आपको आईसीएन को इन्फॉर्म करना होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान पेशेंट को जब रिएक्शन होता है तो उसके बाद हम कौन सा टेस्ट पेशेंट का भेजते हैं। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी पेशेंट को रिएक्शन होता है तो उसके बाद हम पेशेंट का एक टेस्ट भेजते हैं। मेनली जो है पेशेंट का हम यूरिन का सैंपल भेजते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी किसी पेशेंट को फीवर होता है, जहाँ मान लो हमें ही फीवर होता है, तो उस दौरान हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है, बॉडी का कौन सा ऑर्गन है जो अफेक्ट होता है, मतलब जिसके चलते हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो उसका जो आंसर है वो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस ही आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करता है। अपना जो टेम्परेचर है 98.6 तक मेंटेन करके रखने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो सिचुएशनल क्वेश्चन है। मोस्टली बहुत बार मैंने देखा है कि जब भी हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सिचुएशनल होते हैं। अगर आप आर्टिमिस में जाते हो वहाँ पे तो मोस्टली सिचुएशनल क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा कि सपोज़ आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, वहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ, मतलब ऐसे सिचुएशन बना के आपको देंगे और आपको उसका आंसर देना होता है। ऐसा ही एक बहुत फेवरेट क्वेश्चन है सब हॉस्पिटल का कि अगर आप एक वार्ड में काम कर रहे हो या किसी एमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो तो वहाँ पे आपके पास 4 पेशेंट है। पहला जो पेशेंट है वो है एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट जिसको पेन हो रही है। जो सेकंड पेशेंट है उनका एक्सरे परफॉर्म करना है। जो तीसरा हमारा ऑप्शन है उसमें है कि एक पेशेंट को नेजल कैनुला लगा हुआ है, नेजल कैनुले के थ्रू ऑक्सीजन जा रही है लेकिन फिर भी उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। और जो चौथा हमारा ऑप्शन है उसमें है कि कोई पेशेंट है जिसको डेली ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे 4 आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको बताना होता है कि कौन सा जो राइट है। पहले हम किस पेशेंट को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले जो आपका काम है एयरवे सिक्योर करना होता है। किसी भी पेशेंट का अगर आपको कोई भी ऑप्शन होता है कि जिसका सांस लेने में दिक्कत है या ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या कुछ भी है, तो इसमें आपने हमेशा याद रखना है, हमारा ABC याद रखना है। तो एयरवे जो फर्स्ट पे है उसको हमने प्रायोरिटी देनी है सबसे पहले पेशेंट का जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, नेजल कैनुले के साथ ऑक्सीजन मेंटेन नहीं हो रही है, उसको आपने सबसे पहले हैंडल करना है और उसके बाद आप कैटेगराइज कर सकते हो दूसरे को कैसे कैसे करना है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब भी आप किसी पेशेंट को अनीमा देते हो तो उसकी जो बेस्ट पोजीशन है वो कौन सी होती है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इवन एम्स के एग्ज़ाम में भी आया था। तो इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है लेफ़्ट लेटरल। जब भी आप पेशेंट को अनीमा देते हो तो ऑलवेज़ आपने पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में पहले लिटाना है, उसके बाद आपने अनीमा देना है। इसका कारण ये है कि कॉलन है उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ही ऐसे बना हुआ है, इसीलिए हम लेफ़्ट लेटरल में रख के पेशेंट को अनीमा दें। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लैब वैल्यू के ऊपर। एक पेशेंट का आपने सैंपल भेजा है जिसमें पेशेंट का ट्रोपाई हाई आया है। हाई ट्रोपोनिन टेस्ट आपको क्या इंडिकेट करता है, लीवर डैमेज या फिर कैंसर या हाइपरटेंशन या मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कार्डिक मार्कर, जो कि हमने पहले ऑलरेडी अपनी वीडियो में बात करी थी कि कार्डिक मार्कर में जो ट्रोपाई टेस्ट आता है, जो हमारे हार्ट के मसल डैमेज होते हैं तभी ट्रोपोनिन जो है रिलीज़ होता है। तो इसलिए हमेशा याद रखना है कि ट्रोपोनिन बड़ा है तो मतलब हार्ट
डैमेज हुआ है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि आप किसी पेशेंट को H2 एंटागोनिस्ट दे रहे हो, तो आपको पेशेंट पूछता है कि ये आप क्यों दे रहे हो, तो उसके नीचे आपको ऑप्शंस मिल जाएगी 4 कि इसकी इंडिकेशन क्या है। तो अगर आपको H2 एंटागोनिस्ट का पता होगा तो आप सही आंसर कर पाओगे, नहीं तो आप ऑब्वियसली गलत आंसर करोगे। ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएगी कि फैसिलिटेट टू गैस एक्सचेंज या इंक्रीज द प्रोटीन अब्सॉर्प्शन, या फिर ऐसे ही 1-2 ऑप्शंस और मिल जाएगी। तो इसका अगर आपको नहीं पता होगा तो आप ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा याद रखना है कि जो H2 एंटागोनिस्ट होते हैं वो हम देते हैं पेशेंट के गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर को ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो इस चीज़ के लिए हम देते हैं H2 एंटागोनिस्ट। दोस्तों नेक्स्ट हमारा एक और सिचुएशनल क्वेश्चन है, उसमें आपको ऐसे पूछेंगे कि आप इमरजेंसी वार्ड में काम कर रहे हो, आपके पास एक पेशेंट आता है जिसको डिज़नी अलॉन्ग विद चेस्ट पेन, डिज़नी और चेस्ट पेन दोनों हो रही है। तो उस टाइम पे आप सबसे पहले क्या करोगे दोस्तों? इसमें भी आपको वही फॉर्मूला लगाना है ABC वाला, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। सबसे पहले इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, या आप ECG करोगे, या आप वाइटल साइन देखोगे, या फिर आप ऑक्सीजन दोगे। एयरवे देखें तो एयरवे उसका क्लियर है। सेकेंडली B आता है, B फॉर ब्रीदिंग। इसमें देखना है कि ब्रीदिंग का कहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें लिखा है कि डिज़नी है पेशेंट को, डिज़नी है मतलब पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है। तो ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी है वो है पेशेंट की ब्रीदिंग को ठीक करना। तो पेशेंट को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो ऑब्वियसली हम ऑक्सीजन देंगे। जो आपकी ऑक्सीजन वाली ऑप्शन है उस पर आप टिक करोगे तो वो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहला आपका काम है ऑक्सीजन लगाना, सेकेंडली आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, उसके बाद आपको वाइटल साइन लेने हैं और फिर आपको पेशेंट का ECG करना है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आया था कि जो नॉर्मल सलाइन है उसकी अलग अलग कंसंट्रेशन होती है, तो उसमें लिखा होगा कि कौन सा नॉर्मल सलाइन है जो हाई रिस्क में आता है। तो नॉर्मली हमें पता है जो हम नॉर्मल सलाइन पेशेंट को देते हैं वो हाई रिस्क में नहीं है, लेकिन अलग अलग कंसंट्रेशन होती है, जैसे कि 0.45 NS होती है, या 0.9 NS होती है, या 3% सलाइन होती है। ये जो 3% सलाइन है वो हमारी हाई रिस्क में आता है। तो जब भी पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया होता है, पेशेंट का सोडियम लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है, और साथ में पेशेंट की ओरल इंटेक बहुत कम होती है या ओरली बिल्कुल नहीं ले पाता है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को 3% सलाइन शुरू करते हैं। इसके साथ पेशेंट का सोडियम लेवल बढ़ जाता है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि 3% सलाइन जो है वो हाई रिस्क में हम काउंट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैनुले के ऊपर, कैनुले के साइज़ के ऊपर। तो वो मैंने ऑलरेडी आपको कलर कोडिंग भी बता रखा है, और साथ में आपको ये भी बता रखा है कि बच्चों में कौन सा लगाते हैं और अडल्ट में कौन सा प्रेफर करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आप कौन सा कैनुला प्रेफर करोगे? तो दोस्तों जो हमेशा जो फर्स्ट चॉइस हमारी होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वो होती है 18 गॉज का कैनुला। 18 गॉज का कैनुला जो कि ग्रीन कलर का होता है वो हम लगाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इमरजेंसी कंडीशन में आप कौन सी इंसुलिन जो है हम पेशेंट को देते हैं? तो जब भी इमरजेंसी कंडीशन होती है उस टाइम पे हम पेशेंट को देते हैं इंसुलिन R। इसकी एग्जांपल है ह्यूमलिन R हो गई या फिर नोवोलिन R हो गई, हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इमरजेंसी कंडीशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABG के ऊपर। तो इसमें उन्होंने दिया होता है कि एक COPD पेशेंट है, उसकी pH जो है वो 7.26 है और PCO2 है वो 62 है। तो इसको आप कौन सी कंडीशन बोलोगे? ऑप्शंस आपको मिल जाएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। दोस्तों ABG के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है कि क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैसे होता है, एल्कलोसिस कैसे होता है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूंगा कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें था pH जो है 7.26 लिखा था और PCO2 62 लिखा था। तो इसको इजी वे में हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो pH और बाइकार्ब है ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो अगर pH बढ़ेगा साथ में बाइकार्ब भी बढ़ेगा, अगर pH डाउन आएगा साथ में बाइकार्ब भी डाउन होएगा। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जब भी pH या बाइकार्ब बढ़ता है उसको हम बोलते हैं एल्कलोसिस। जब pH और बाइकार्ब नीचे आता है तो उसको हम बोलते हैं एसिडोसिस। लेकिन जो PCO2 है वो दोनों से अलग है।
PCO2 अगर बढ़ गया तो वो pH के उलट जाएगा, मतलब pH बढ़ा था तो एल्कलोसिस हुआ था, लेकिन PCO2 बढ़ेगा तो एसिडोसिस होगा, PCO2 नीचे आएगा तो एल्कलोसिस होगा। ठीक है, ये इन दोनों के उल्टा है। तो इसको याद रखने का सिंपल वे है कि ये दोनों से उल्टा होगा। PCO2 जो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, और जो बाइकार्ब है जो HCO3 है वो हमारा मेटाबॉलिक से रिलेटेड है। तो अभी इस कंडीशन में क्या है, एक तो PCO2 अल्टर हुआ है, मतलब PCO2 बढ़ा है और pH नीचे आया है। PCO2 बढ़ा है तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, pH कम हुआ है तो एसिडोसिस से रिलेटेड है। तो ये क्या हो गया, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्डिक मार्कर। कौन कौन से कार्डिक मार्कर होते हैं? तो नॉर्मली जो कार्डिक मार्कर हम करवाते हैं एक्यूट MI को देखने के लिए हम कार्डिक मार्कर करवाते हैं कि पेशेंट के हार्ट को डैमेज हुआ है या नहीं हुआ, पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट पे हम करवाते हैं मायोग्लोबिन, फिर हम करवाते हैं ट्रोपोनिन, फिर थर्ड पे हम करवाते हैं एंटी-प्रोबीएनपी, फिर हम करवाते हैं CPK, CPKMB। 4 जो मेन कार्डिक मार्कर है जो हम करवाते हैं हार्ट अटैक को देखने के लिए। दोस्तों आई होप कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, उसके साथ मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जाते जाते, साथ में घंटी वाला बटन ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Caught in the crossfire.